everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में रीजनल एस्पिरेशंस वाले चैप्टर का पार्ट 4 लेकर आया हूं. बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर में क्या क्या आइडियाज जो उन्हें डिस्कस कर लिया है. तो रीजनल एस्पिरेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे, क्या स्थिति थी, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या समस्याएं, क्या चैलेंजेस, वो सब कुछ. फिर एक एक करके जो सारे पार्ट्स उठाए हमने, तो उन सारे पार्ट्स में जैसे कश्मीर वाला इशू, पंजाब वाला इशू, आई नो कश्मीर वाले के लिए आप अभी कमेंट सेक्शन में फिर लिखना चालू कर देंगे, तब वो बाद में आ जाएगा, मतलब उससे हम कवर कर लेंगे. क्योंकि फिर वो क्या होता है, जब मर्ज होता है तो उसमें कहानी में कंटिन्यूटी में, मतलब वो मैं अपने एंड पे संभाल लूंगा, बेफिक्र रहो, वो आ जाएगा पार्ट. पंजाब वाला क्राइसिस हमने समझ लिया है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि पंजाब के क्राइसिस के बाद में एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कंट्री का रहा है, जहां पे आपको रीजनल एस्पिरेशंस देखने को मिली, वो कौन सा सेगमेंट रहा है, वो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का. तो स्पेसिफिकली जैसे आपने कश्मीर इशू देखा, तो आप वो कश्मीर को पूरा देख रहे हैं कि क्या स्थिति रही है, क्यों रीजनल एस्पिरेशंस वहां पे अरोज होती है, किस तरह से गवर्नमेंट एड्रेस करती है, वो सारी चीजें. फिर उसके बाद में आप पंजाब की बात देखते हैं, तो पंजाब में भी आपने पूरी स्थिति समझी कि क्या स्थिति रही है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट्स का ग्राउंड कैसे क्रिएट होता है, कैसे गवर्नमेंट एड्रेस करती है, तो अल्टीमेटली जो पंजाब पीस अकॉर्ड साइन होता है, वो सारा सब कुछ. अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें ना, तो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जगह से नहीं, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट को एज अ वन यूनिट अगर आप देखोगे, तो वहां पे अलग अलग, नागालैंड में अलग समस्या थी, मिजोरम में अलग समस्या थी, आसाम में अलग समस्या थी. तो और वो अलग अलग समस्याएं जो है, तो वहां पे रीजनल एस्पिरेशंस कैसे राइज होती है, ये सारी चीजें जो है इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं. तो आई होप आपको वो क्रक्स समझ में आ गया, जो आपको एक्सप्लेनेशन देखने से पहले समझ में आना चाहिए. अगर आगे बढ़े, तो अब बारी आती है द नॉर्थ ईस्ट. द नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें हम, तो द नॉर्थ ईस्ट में क्या कहानी है देखो. तो द रीजन नाउ कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स, आल्सो रेफर्ड एज 7 सिस्टर्स. फाइन, कंटिन्यूटी अगर मेंटेन करें, तो पंजाब के बाद में अगला जो इस चैप्टर का एसेंस है, वो क्या है, अगला जो इस चैप्टर का एसेंस है, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में भी आपको रीजनल एस्पिरेशन देखने को मिलती है. नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो इंडियन मेनलैंड जो है, तो इंडियन मेनलैंड का एक अभिन्न अंग, ठीक है, इंडियन मेनलैंड का एक अभिन्न पार्ट, हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट के नाम से कहलाया जाता है, वो ये रहा. जैसे अगर ये इधर इंडिया है पूरा, जैसे अगर आप यहां देखोगे, यहां पे हमारा प्यारा देश भारत का अगर ये कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साउथ वाला हिस्सा है, तो एक कंट्री का एक, मतलब ऐसे मान लो अगर मैं हाथ ऐसा कर दूंगा, तो ये थोड़ी ना है कि ये अलग थोड़ा दिख रहा है, तो ये शरीर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है ना. तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट भी हमारी कंट्री का ये इंटीग्रल पार्ट है, जो कहां पे है, जो आपको इस तरफ देखने को मिलेगा. फाइन, अब नॉर्थ ईस्ट में रीजनल एस्पिरेशंस के मल्टीपल रीजंस रहे हैं, वो सारे रीजंस मैं आपको समझाऊंगा. आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट जानने को मिलेगा इस पार्ट में चैप्टर के, कि नॉर्थ ईस्ट में रीजनल एस्पिरेशंस क्यों अरोज होती है, उसका सोल्यूशन क्या निकल के आया. और वो सिर्फ रीजनल एस्पिरेशन तक सीमित नहीं है, वहां पे अलग अलग मूवमेंट चले, जैसे मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, या आउटसाइडर्स कौन थे वो भी समझाऊंगा. फिर वहां पे ऑटोनॉमी की भी बात की गई, वहां पे सेपरेशन की भी बात की गई. तो कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको अच्छा इंसाइट जानने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स. तो ये जो 7 स्टेट है हमारे, 28 स्टेट्स है हमारी कंट्री के, 28 स्टेट्स में से 7 हमारे स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के. देखो कौन कौन से, तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सिक्किम भी है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, 1 2 3 4 5 6 और एक सिक्किम 7. तो इन 7 स्टेट्स को मिलाकर क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट, या फिर 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है. ठीक है, द रीजन हैज ओनली 4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. तो कंट्री की जो पॉपुलेशन है हमारी पूरी, उस पूरी पॉपुलेशन का मात्र 4% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में रहता है. लेकिन एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट का, तो वो कितना है, डबल है. ठीक है, कंट्रीज पॉपुलेशन इज अबाउट 4% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव इन दिस एरिया, बट अबाउट ट्वाइस एज मच शेयर ऑफ इट्स एरिया. तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां जितनी जगह पे 8% पॉपुलेशन रह रही होगी देश की, उतनी जगह है, ठीक है, उतनी जगह है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन पॉपुलेशन 4%. मतलब क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जिन बच्चों का ज्योग्राफी है जरा रिलेट करो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, रिलेटिवली यहां पे कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटिवली कम है. कारण है कि हिली फॉरेस्टेड ट्रैक्स हैं, रेन फॉरेस्ट रीजन में आता है, खूब बारिश होती है. तो आपने टैंगो चार्ली एक मूवी देखी है, तो वहां पे बहुत अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक वो दिया गया है डिपिक्शन, क्या समस्याएं हैं वो भी बताई गई है. तो ऐसा नहीं है कि मूवी देख रहे हैं तो बस हाँ देख लिया, ताली बजा दी, पॉपकॉर्न खत्म कर दिया, आ गए. पुरानी मूवी टैंगो चार्ली, लेकिन उसमें देखोगे तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट का एक अच्छा डिपिक्शन दिया गया है. क्लियर हुआ?
फिर आप देखोगे तो क्या है, स्मॉल कॉरिडोर ऑफ अवर 22 किलोमीटर कनेक्ट्स द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड दिस इज द चिकन स्नैक, जैसे बोलते हैं ना बॉटल स्नैक, ठीक है। तो यहाँ पे चिकन स्नैक की कहानी क्या है, क्या हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे अगर आप देखोगे अच्छे से समझना, मैप है अगर तो और बढ़िया काम होगा आपके पास में, कि ये इंडिया है जैसे, ठीक है, ओ सॉरी मतलब ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है और ये इंडिया का ये पार्ट है जो कलरफुल दिख रहा है ना आपको, और उसके साथ साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया का एक हिस्सा ये भी है, कहां पे, तो ये जो आपको इधर ये वेस्ट बंगाल की बॉर्डर दिख रही है, वेस्ट बंगाल की बॉर्डर ये ऐसे, तो ये रेड के ऊपर जो येलो कलर मैंने किया है, तो ये वेस्ट बंगाल यहां पे ऐसा है, ये येलो कलर में, तो वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। बीच में बांग्लादेश आ गया। अब बीच में बांग्लादेश कैसे आ गया, तो बांग्लादेश पहले क्या हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ 1971 में, तो अब देश अलग हुआ तो ऐसे भाग के थोड़ी ना कहीं चले जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो ये बांग्लादेश यहाँ पे है और बांग्लादेश बीच में एक तरह से फंसा हुआ, और फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से हमारी कनेक्टिविटी जो है ना, तो सी रूट के थ्रू तो चलो ऐसा है कि ऐसा घूम के चले जाएंगे हम वाया म्यांमार, लेकिन लैंड रूट के थ्रू मात्र ये 22 किलोमीटर का एक छोटा सा कॉरिडोर जो है, ठीक है, ये कॉरिडोर जो है, तो इधर आने के बाद में फिर पूरा कंट्री हमारा है ये, लेकिन ये कनेक्टिविटी के नाम पे क्या है, एक छोटे से कॉरिडोर से होके निकलना पड़ता है 22 किलोमीटर्स का, ठीक है। और यही कॉरिडोर जो है तो इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, या फिर चिकन स्नैक भी कहा जाता है। चिकन स्नैक क्यों कहा जाता है समझते हो ना, ये पहले भी समझाया मैंने आपको, जैसे चिकन है, ठीक है, तो चिकन का ये बॉडी है, ठीक है, और ये गर्दन पतली सी रहती, फिर ऊपर सिर जरूर बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट रहता है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है ना चिकन की बॉडी में, क्यों, क्योंकि वही सबसे वल्नरेबल है। तो वैसे ही हमारी कंट्री के केस में भी क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो है, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हम बता रहे 8% है, लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उसमें कनेक्टिविटी की जब बात आती है, तो कनेक्टिविटी मात्र एक छोटे से कॉरिडोर से, जो कि 22 किलोमीटर का है लेंथ, मतलब विड्थ में, तो वो वहां पे बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि समस्या में और समस्या कहां बढ़ जा रही है कि कॉरिडोर, चलो कनेक्टिविटी कम है कोई दिक्कत नहीं, कम कनेक्टिविटी में भी काम चल जाएगा, 22 किलोमीटर बहुत होता है, लेकिन ऊपर कौन बैठा है, ऊपर जैसे अगर देखोगे तो ये यहाँ ये गलवान वैली तक ये आ गए चाइना वाले, ठीक है, नीचे बैठे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश चलो आज तो अब ठीक है हमारे रिलेशन अच्छे, एक समय पे जब पाकिस्तान के साथ में, ठीक है, एकदम मतलब ऐसे लड़ाइयां आमने सामने थी, तो उस समय ये डर रहता था कि इधर ये चाइना और पाकिस्तान, अर्सवाइल जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये दोनों ने दोस्ती कर ली तो कहीं हमारी चिकन स्नैक को दबा ना दे, तो सॉरी, बड़ा स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल पॉइंट था ये, ठीक है, वो केस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फाइन, तो मैं अब इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूं कि आपको इससे समझ में आएगा कि रीजनल एस्पिरेशंस की समस्या नॉर्थ ईस्ट में निकल के कैसे आई। क्लियर हो रहा, तो स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 22 किलोमीटर्स कनेक्ट्स द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, otherwise the region shares boundaries with China, Myanmar and Bangladesh and serves as India's gateway to Southeast Asia। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया की तरह सर्व करता है ये, कैसे कि अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचना तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू ही आपको फिर म्यांमार और आगे जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उन सारी कंट्रीज में कनेक्टिविटी लैंड रूट के थ्रू ऐसे ही मिलेगी, तो इट इज एक्टिंग एज द गेटवे फॉर द नॉर्थ ईस्ट टू इंडिया। तो इसलिए साउथ ईस्टर्न स्टेट्स जो है दे आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू मेंटेन दी रिलेशन विद दी साउथ ईस्टर्न स्टेट्स। इनफैक्ट जैसे आप देखोगे जो लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी, ध्यान आ रहा है कुछ, तो लुक ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल रहेगा। क्लियर हुआ, तो ये मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बता दिया। आगे बढ़े अगर, तो द रीजन हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947 से अगर आप इस देखोगे, आजादी मिली, आजादी के बाद से, जैसे इंडिया के मैप पे अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, 1947 के बाद से आपको क्या देखने को मिलता है कि रीजन जो है, तो रीजन ने बहुत कुछ चेंजेस विटनेस किए हैं, बहुत कुछ चेंजेस कैसे विटनेस किए रीजन ने। तो इस रीजन पे आपको देखने को मिलता है कि जैसे त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय वर ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स व्हिच मर्ज्ड विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, ध्यान है मणिपुर आपने कहां पढ़ा है, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के पहले प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में पढ़ा है, महाराजा बोधा सिंह, ध्यान है। तो वहां पे आपने क्या देखा था, वहां पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे त्रिपुरा में, मणिपुरा में, खांसी हिल ऑफ मेघालय, तो ये सब अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें मर्ज किया गया है, ठीक है। तो 1947 से आपको क्या देखने को मिलेगा कि मल्टीपल चेंजेस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मल्टीपल चेंजेस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल चेंजेस आते रहते हैं। बाकी पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जब देश आजाद हुआ तो देश के आजाद होने के बाद ही पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। फाइन, देश के आजाद होने के बाद ही पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, तो
क्या हुआ, जैसे आप देखेंगे तो नागालैंड क्रिएट किया गया 1963 में। अगेन अगर आपने चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अब आपको बोलोगे हाँ सर सब कुछ करण अर्जुन की तरह ध्यान आने लगा हमें भी। फाइन, क्या हो रहा है, तो नागालैंड जो है, तो नागालैंड स्टेट बनाया गया 1963 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो 1972 में स्टेटहुड दे दिए गए। तो पहले क्या था ये, तो पहले जैसे अगर आप देखोगे तो पहले इनको क्या है, असम, जब आप देखोगे 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ तो एक स्टेट था आसाम, आसाम में इन सबको जोड़ दिया गया था। फिर क्या होता है, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड होती है, आगे बताऊंगा, तो उसके चलते आसाम से अलग किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया, फिर यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड दिया गया। स्टेटहुड देने के बाद में भी कुछ जगह डिमांड ये चलती रही कि हमें कंट्री बनाओ अलग, तो वो सक्सेशन की डिमांड भी हुई रीजनल एस्पिरेशंस में, जैसे हमने खालिस्तान के केस में देखा, जैसे हमने कश्मीर के केस में देखा। तो आपको आगे अभी कनेक्ट करवाता हूं मैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेट का, तो नागालैंड को स्टेट की तरह पहली बार बनाया गया। पूरे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड पहला स्टेट बना, जैसे अलग स्टेट, आसाम तो था ही, नागालैंड को अलग स्टेट बनाया गया 1963 में। फिर आपको क्या देखने को मिलता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जो, तो 1972 में इन्हें स्टेट्स बनाया गया। फिर क्या है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है, तो इन्हें सेपरेट स्टेट बनाया गया 1987 में। नहीं तो पहले क्या थे, ऑटोनोमस प्रोविंस की तरह थे, या फिर कह लो कि कोई यूनियन टेरिटरी की तरह था, वो सारा सिस्टम चल रहा था। समझ में आया। तो 1947 से ही देखोगे तो रीऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमी ग्रांट करना, कोई यूनियन टेरिटरी, किसी को स्टेट, ये जोड़ टुकड़ा चलती रही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। क्लियर हुआ, ये सारी कहानी रही है। फिर जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो पार्टीशन के बाद से स्टेट में और क्या क्या चीजें रही है, समस्याएं क्या क्या रही है, तो देख लो प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, विच द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, प्रॉब्लम्स विच द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सफर्ड सिंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन रिड्यूस द नॉर्थ ईस्ट टू लैंडलॉक्ड रीजन एंड अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी। पार्टीशन के बाद से क्या देखने को मिला आपको, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एक लैंडलॉक्ड स्टेट की तरह बीच में धंसा रह गया। कैसे, क्योंकि इधर देखोगे तो ये पूरा इधर क्या फैला हुआ है, इधर देखोगे जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या, कि ये बे ऑफ बंगाल है, ओशियन से कनेक्टिविटी है नहीं, क्योंकि ये बांग्लादेश की बॉर्डर्स पूरी फैली हुई है। पहले पार्टीशन नहीं हुआ था तो ये भी इंडिया था, ये भी इंडिया था, सब इंडिया ही इंडिया था, तो कनेक्टिविटी थी वहां तक। लेकिन पार्टीशन के बाद से क्या है, कि इधर से कनेक्टिविटी मात्र 22 किलोमीटर की रह गई, इधर समुद्र का रास्ता मिला नहीं है, इधर म्यांमार आ गया, ऊपर चाइना आ गया, तो इतना ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा एक लैंडलॉक्ड, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ हिस्सा रह गया। उसकी कनेक्टिविटी इंडियन मतलब कह सकते हैं इंडियन, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है ना, तो उस पार्ट से क्या रह गई, थोड़ी सी कम रह गई, उस पार्ट से कनेक्टिविटी कम रह गई। फाइन, तो एक ये प्रॉब्लम हुई। तो पार्टीशन के बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाज रिड्यूस्ड टू द लैंडलॉक रीजन एंड दिस अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी। अब क्या है कि उतना ट्रेड नहीं हो पा रहा, उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, तो समझ में आया। अगला क्या है, कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड द रीजन सफर्ड नेग्लेक्ट इन डेवलपमेंटल टर्म्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो रेस्ट ऑफ द इंडिया का जो पार्ट है उससे थोड़ा सा कट ऑफ सा रहा, उस कारण से क्या हुआ कि डेवलपमेंट के टर्म्स में नेग्लेक्ट होता चले गया वो क्षेत्र। फाइन, इट्स पॉलिटिक्स टू रिमेन इंसुलेटेड। पॉलिटिक्स जो है तो क्या देखने को मिल रहा है कि कोई पॉलिटिकली भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। आपने देखा, मतलब ये दिस इज समथिंग टू लुक इनटू। आपको देखने को मिलता है कि जो, और ये साउथ इंडिया की भी शिकायत रहती है कि इंडिया की नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या फिर सेंट्रल इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट जो रहता है तो वहां वो पॉलिटिकली नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में उतना वाइब्रेंट नहीं होता है, ठीक है, वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में उतना वाइब्रेंट नहीं होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों। फाइन, तो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ इंडिया जो है तो उतना वाइब्रेंट नहीं रहा। इनफैक्ट साउथ इंडिया जो है तो इंडिपेंडेंस के बाद थोड़े समय तक रहा भी, लेकिन फिर धीरे धीरे धूमिल होते चले गई। वो स्ट्रेचर जो है वो नहीं मिल पाया साउथ इंडिया के लीडर्स को नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में, है ना। At the same time, most states in this region underwent major demographic changes due to the influx of migrants from neighboring states and countries. अब क्या हो रहा है, परेशानी पे और परेशानी क्या बढ़ गई है कि कनेक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है उतना ज्यादा, कह सकते हो डेवलपमेंटल टर्म्स में जो इंडिया का रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, पॉलिटिक्स इंसुलेटेड रही है। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है कि जो दूसरे स्टेट्स थे, ठीक है, एट द सेम टाइम मोस्ट states in this region underwent major demographic change due to the influx of migrants from neighboring states and countries, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, क्या हो रहा है कि बांग्लादेश से हमारी बॉर्डर जो है तो पोरस है, ओपन बॉर्डर है, ठीक है, नदी नाले डेल्टा रीजन है, तो कोई बॉर्डर उतनी ज्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है बांग्लादेश से। लोग क्या करते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि गरीबी समस्या,
तो वो लोग छोड़ छोड़ के कहे हमार सोनार बांग्ला जो है, तो वो बांग्लादेश को छोड़ छोड़ के किधर जाना चालू कर देते हैं, आसाम की तरफ। ठीक है, तो आसाम की तरफ वो आपको इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता। फाइन, तो अब क्या हो रहा था, अब आपको देखने को मिल रहा था कि आसाम के जो लोग थे, लोकलाइट थे, उन्हें ऐसा लगता था कि यार हमारा डेमोग्राफिक कंपोजिशन बदलते जा रहा है। मुस्लिम पॉपुलेशन, जैसे अभी आप चैप्टर में पढ़ोगे आगे, क्या है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ टुवर्ड्स आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उस कारण से आउटसाइडर मूवमेंट्स भी चले, मूवमेंट्स अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। फाइन, तो ये समस्याएं रही है। दूसरे स्टेट्स से आ रहे इन द सेंस क्या है कि अब जैसे नागालैंड के लोग थे, तो नागालैंड के लोगों को लगता था कि बांग्लादेश से आसाम में, और आसामीज जो है नागालैंड की तरफ आ रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो दूसरी कंट्री से, दूसरे स्टेट से जब इन्फिल्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल म्यांमार से भी बहुत सारे क्या कह सकते हो आप, रोहिंग्यास वगैरह आना स्टार्ट हो गए, वो प्रॉब्लम आज भी जैसे जाती है। ठीक है, चकमा ट्राइब्स के बारे में बताया गया जो इन्फिल्ट्रेट करने लगे, चकमा दे के इंडिया की बॉर्डर में घुस जाते थे, बताओ। फाइन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही। तो एट द सेम टाइम मोस्ट स्टेट्स इन दिस रीजन अंडरवेंट अ मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स एंड कंट्रीज। क्लियर हुआ? ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन रीजनल एस्पिरेशन इन नॉर्थ ईस्ट। अब आते, देखो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, उसका डेमोग्राफिक कंपोजिशन वगैरह बता दिया, क्या स्थिति थी क्या नहीं थी। तो इन्हीं सारी परेशानियों के कारण क्या है, रीजनल एस्पिरेशंस स्टार्ट होती है। फाइन, तो रीजंस फॉर द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, मतलब उस क्षेत्र के लोगों ने अपनी डिमांड को इसी कारण रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो व्हाट आर द रीजंस, समझो यहाँ पे। तो आइसोलेशन ऑफ द रीजन, इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे बहुत सारे। ट्राइबल ग्रुप्स एक तो अपना वो क्लोज सर्कल में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ऊपर से इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से आप जैसे देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना कनेक्शन नहीं था वहां पे। तो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेशन नहीं हो पाना, ठीक है, वहां का सोशल कैरेक्टर अलग था, लोग ऑटोनॉमी ज्यादा डिमांड करते थे। लेकिन हाँ, कंट्री बनाना है जब तो आप पूरे एरिया को कंट्रोल में लेने की कोशिश करोगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी, तो वो नहीं था। तो उस कारण से क्या है, आइसोलेशन ऑफ द रीजन, इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर and its backwardness compared to the other part of the country, and this is visible। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कुछ किया होता तो दिखता, क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आप जिस देखोगे कंट्री के रेस्ट ऑफ द पार्ट से आजादी के आज 70 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आज भी आप देखोगे तो क्या है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रीजन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फाइन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देयर आर अदर रीजंस आल्सो कि टेक्निकली वहां पे जो टेरेन है, वहां पे जो कह सकते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स है, वो अलाउ नहीं करते कि वहां डेवलपमेंट हो पाए उस लेवल पे। लेकिन फिर भी कंपैरिजन करता है कि इंसान जब वो पिक्चर में देखता है कि यार दिल्ली तो ऐसा डेवलप्ड है कि मानो पेट का पानी ना हिले, इतने अच्छे रोड है, सारी चीजें, और यहाँ इतनी संघर्ष है, समस्याएं हैं, तो लोगों को ऐसा लगता था कि बैकवर्डनेस का कारण यह है कि वी आर नॉट बीइंग गिवन प्रॉपर अटेंशन। तो इन सारी चीजों के कारण एक तो आइसोलेशन है रीजन का, कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ बैकवर्डनेस ऑफ रीजन कंपेयर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिजल्टेड इन द कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड इन दिस रीजन। इसी के चलते क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड जो इस रीजन में उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, द वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एंड वीक कम्युनिकेशन बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। और फिर क्या देखो, दूसरी चीज, आपका घर अगर बिगड़ने की कगार पे है, तो जो आपके पड़ोसी रहेंगे, अगर उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो वो घर को पूरी तरह बिगाड़ देंगे। मतलब ये बहुत, मैं आपको बेसिक क्या बोलते हैं लाइफ लेसन बता रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आपका घर बिगड़ने की कगार पे है, इंटरनल डिस्प्यूट्स है, और अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं है, तो वो पूरा प्रयास करेंगे कि इनका घर तोड़ दिया जाए। होता ही है ना ऐसा गली मोहल्ले कॉलोनी में, परिवार में। भाई वही चीज यहां पे भी थी क्या कि एक तो ऑलरेडी पीपल वर हैविंग कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड्स, ठीक है, रीजन वाज आइसोलेटेड, देयर वाज द कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ दिस रीजन, बैकवर्डनेस थी व्हेन कंपेयर्ड टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो पीपल वर नॉट already so happy about the government, they were not so happy about the integration with country, ये सारी चीजें। साथ ही साथ क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर इतनी ज्यादा थी कि चाइना के साथ कंट्री कनेक्ट हो रहा है, म्यांमार के साथ कनेक्ट हो रहा है। उस समय पे तो ईस्ट पाकिस्तान था, तो चाइना और पाकिस्तान तो ऐसे दांत पीसी रहे थे देख के। फाइन, तो वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, वीक कम्युनिकेशन, और ऐसा भी नहीं कि हम लोगों तक बहुत स्विफ्टली पहुंच पा रहे थे, कम्युनिकेशन कमजोर था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ में। ठीक है, फर्दर एडेड टू दी डेलिकेटेड नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देयर। ठीक है, तो इन सारी चीजों के चलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो कि इंटरनेशनल बॉर्डर वास्ट थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, आइसोलेशन था रीजन का, कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर, साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा है कि रीजन का बैकवर्डनेस। तो ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, आज आपको थोड़ा आवाज जो है वो ऐसी एको सी आती लग रही होगी, लेकिन प्लीज टॉलरेट विद इट।
मैं सोच रहा था ठीक होगी तभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो डिले होते जा रहा, तो मैं सोचा बना दो। और देखो अगेन वही वाला पॉइंट मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, घबराओ मत, सब कंप्लीट हो जाएगा। मुझे हर चीज ध्यान है कि ज्योग्राफी के भी कुछ चैप्टर्स हैं और वाली बुक के भी कुछ है, और वो आपको ऐसा भी नहीं कि बोर्ड के एक दिन पहले करके दूंगा, बहुत पहले कर दूंगा, कवर सारा हो जाएगा, तो डोंट पैनिक अबाउट दैट, ठीक है। वो हुआ। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो रीजन फॉर द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, 3 इश्यूज डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, 3 इश्यूज डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहां पे आपको 3 मुद्दे देखने को मिलते हैं जो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। क्या 3 मुद्दे देखने को मिलते हैं? तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, मूवमेंट फॉर सक्सेशन, अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, ये 3 मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं सारी चीजों के चलते नॉर्थ ईस्ट की जो रीजनल एस्पिरेशंस देखने को मिलती है, तो नॉर्थ ईस्ट की रीजनल एस्पिरेशंस में 3 प्रोमिनेंट इश्यूज आपको हाईलाइट होते देखने को मिलते हैं। वो 3 प्रोमिनेंट इश्यूज क्या क्या है? डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, यहां ऑटोनॉमी की डिमांड की गई। किस तरह की ऑटोनॉमी की डिमांड की गई है? क्या कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थोड़ी, तो वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहले से अलाउड है, ठीक है। हर स्टेट ने ऑटोनॉमी जहां मांगी है तो गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस किया है ना किसी तरह से, जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था, ठीक है। तो ये तो ठीक है सर, इसमें कोई बड़ा मतलब ऐसे ऐसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी तो है ही। मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन, मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन में क्या आ रहा है यहाँ पे? तो यहां मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन की अगर बात करें हम, तो मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन ये एक समस्या का मुद्दा था कि उंगली पकड़ाते पकड़ाते पूरा पोचा खींचने लगे, हाथ खींचने लगे। तो उसमें क्या है? उसमें यह है कि एट टाइम्स आपको देखने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में, जैसे नागालैंड, मिजोरम का हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे सक्सेशन की बात हुई कि हमें देश से अलग कर दो, अलग कंट्री बनाना है, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ खालिस्तान। तो वो दैट वाज नॉट एट ऑल टॉलरेटेड। तो वहां पे फिर क्या है? वहां पे उस तरीके से सरकार ने टैकल किया, ठीक है। तो रीजनल एस्पिरेशन जो है, तो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटेड बाय दी 3 इश्यूज, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, मूवमेंट फॉर सक्सेशन एंड ऑपोजिशन टू आउटसाइडर्स। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ये ऑपोजिशन टू आउटसाइडर क्या है, ये टॉपिक जब हम आगे कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी स्थिति रही है, ये पूरा क्रक्स है ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस इन नॉर्थ ईस्ट। फाइन। तो मेजर इनिशिएटिव्स ऑन द फर्स्ट इशू इन the 1970s set the stage for the dramatic development for the second and the third in 1980s। मतलब ऐसा होता ना, वही वाली बात है, जैसे उंगली पकड़ाई है तो फिर वो पूरा हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हुआ क्या कि ये जो 3 मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में जो डोमिनेट करे, या फिर नॉर्थ ईस्ट के रीजनल एस्पिरेशन का क्रक्स, ये जो 3 मुद्दे हैं। तो ऑटोनॉमी की डिमांड 1970s से चालू होती है और ऑटोनॉमी धीरे धीरे ग्रांट भी की गई, जैसे 1972 में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। 1972 में क्या होता है? मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है किसका? नॉर्थ ईस्ट का। लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता है कि जो पहली डिमांड को जब एक्सेप्ट किया गया, तो उसी के ऊपर फर्दर 2 और डिमांड्स जो है वो डेवलप होती है। क्या 2 और डिमांड्स डेवलप होती है? तो जैसे अगर आप देखेंगे कि ये सक्सेशन के और आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में 1980s में ये जो मुद्दे थे, ये ज्यादा फोरफ्रंट में आते हैं पॉलिटिक्स में। कहां की पॉलिटिक्स में? नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो ये कहानी है पूरी। अगर आगे बढ़े तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी में क्या बताया गया? तो नॉर्थ ईस्ट एट इंडिपेंडेंस, जब आजादी मिल रही है तो आजादी के समय पे नॉर्थ ईस्ट कैसे काम चल रहा है, क्या हो रहा है वहां पे, क्या स्थिति देखो। तो द एंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कॉम्प्राइज द स्टेट ऑफ असम। तो ये पूरा का पूरा जो एंटायर रीजन है, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, ठीक है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा। क्यों? क्योंकि मणिपुर और त्रिपुरा जो है, तो जैसे मैंने बताया, ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ये इंडिया के साथ में मर्ज हुए थे विद सम एक्सेप्शंस। तो अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा, रिकॉल करने के क्यों पढ़ा है आपने, चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि मणिपुर जो है, फाइन, तो मणिपुर के राजा ने इंडिपेंडेंस के पहले ही क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरह से साइन कर लिया था। मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती है, लेकिन वो बिना असेंबली के कंसेंट के राजा बोधा सिंह जो थे, तो उन्होंने क्या कर लिया था, मणिपुर के राजा ने इंडियन यूनियन के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया था, स्टेट की तरह मर्ज हो गए थे, तो वहां प्रोटेस्ट वगैरह, तो फिर हमने उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया था। ध्यान आ रहा है? तो मणिपुर और त्रिपुरा तो ऑलरेडी क्या है, स्पेशल स्टेटस लेके बैठे थे, लेकिन उसके अलावा जो पूरा रीजन था, ठीक है, उसके अलावा जो पूरा रीजन था ये, तो ये स्टेट ऑफ आसाम की तरह बनाया गया था। समझ में आया? तो नॉर्थ ईस्ट जैसे देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में ऐसा था कि पूरा स्टेट जो है तो आसाम था, एक स्टेट में सबको समा दिया गया था। तो डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अरोज व्हेन नॉन असमीज felt that the Assami government was imposing Assamese language on them। लैंग्वेज पता है बहुत क्रूशियल रोल होती है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी शिन्हाला श्रीलंका के केस में पढ़ा था, बेल्जियम में डच, फ्रेंच और ये सारी लैंग्वेजेस के मुद्दे देखे थे। हमारी कंट्री में भी जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा क्या कि लैंग्वेज के बेसिस पे कितना प्रोटेस्ट हुआ, विशाल आंध्रा से लगाकर पूरे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। तो लैंग्वेज एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है।
अब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में अगर बात करें हम किसकी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, तो ये स्थिति थी कि एक स्टेट था आसाम। अब जब आप स्टेट को ये आसाम के नाम से बना रहे थे, तो जो नॉन आसामीज थे, अब उस आसाम स्टेट के अंदर मणिपुरी बोलने वाले लोग भी थे, ठीक है, मिजो लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी थे, नागा ट्राइब भी थे वहां पे, वहीं पे मेघालय के अलग अलग ट्राइब्स थे। फाइन, तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि स्टेट एक था लेकिन उसके अंदर मल्टीपल डाइवर्स ग्रुप्स थे। अब वो मल्टीपल डाइवर्स ग्रुप के ऊपर लेकिन हो क्या रहा था कि जिस नाम से स्टेट बनाया गया था, जिस गवर्नमेंट का डोमिनेशन था, वो आसामीज गवर्नमेंट थी। तो अब क्या देखने को मिल रहा है कि आसामीज लैंग्वेज को जब नॉन आसामीज के ऊपर इंपोज किया जाने लगा, तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गई, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट राइट्स देखने को मिलते लगे। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम आसाम, तो जो मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज के लीडर्स थे, इसमें बताया नागाज, मिजोस, ठीक है, तो ये सारे मेजर जो अलग अलग नॉन आसामी ट्राइब्स के लीडर्स थे ना, वो आसाम से क्या होना चाहते थे, अलग होना चाहते थे। एंड दे फॉर्म द ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल ग्रुप भी बना लिया उन्होंने। लेटर ऑन दिस वाज मतलब कह सकते हो कि अपलिफ्टेड टू ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 1960 में इसी चीज को अपलिफ्ट कर दिया जाता है। ये जो सारे लीडर्स जो थे, जो डिमांड कर रहे थे ना कि नॉन आसामीज को अलग कर दो या फिर उनके ऑटोनॉमी होना चाहिए, तो इस तरह से क्या देखने को मिलता है आपको कि ये ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो 1960 में बनाई जाती है, जिसमें सारे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के लीडर जो इकट्ठे होते हैं, गवर्नमेंट से अपनी डिमांड मनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो दे डिमांडेड ट्राइबल स्टेट्स टू बी कार्व्ड आउट ऑफ द असम, तो उन्होंने डिमांड किया कि ट्राइबल स्टेट्स को आसाम से अलग निकाल दो, क्योंकि आसाम में उनका कल्चर जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, बन नहीं रही है, सीधी सी बात है। ऐसे बोलते ना घर में कि अब बंटवारा कर दो, अब नहीं बन रही है, तो वो वाली केस यहाँ पे हो गई थी। तो फाइनली इंस्टेड ऑफ वन ट्राइबल स्टेट, सेवरल स्टेट गॉट कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। और फिर क्या है, जब ये इस तरह से जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस जो बनाई गई, तो इन्होंने डिमांड रखी, गवर्नमेंट ने भी फिर उस चीज को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद में एक स्टेट की जगह मल्टीपल ट्राइबल स्टेट्स जो है वो आसाम से कार्व आउट कर दिए गए। तो आज जो आप देखते हो, देखो यही तो एक खूबसूरती है इस बुक की, जो मैं आपको हमेशा से पहले चैप्टर से कहते आया हूं, क्या कि इसमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। फाइन, तो आगे क्या होता है देखो, तो द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाज कंप्लीटेड बाय 1972। 1972 आते आते क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। 1972 होते आते पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। जैसे अगर आप ध्यान करोगे तो 63 में बताया नागालैंड बनता है, ठीक है, 63 में नागालैंड बनने के बाद में फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली 72 में आप देख रहे हैं तो और स्टेट्स को अलग किया जाता है। क्या स्टार्टिंग में पढ़ा, त्रिपुरा कौन कौन से थे, ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो हाँ, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 1972 में बन जाता है। फर्दर 87 में क्या होता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है तो उनको सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है। पहले वो अलग स्टेटस था, कभी यूनियन टेरिटरी तो कभी स्पेशल स्टेटस के साथ में, वो सारी चीजें, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्थ ईस्ट का तो 72 तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होने के बावजूद भी अलग अलग, जो मैंने बताया, आसाम से आपने स्टेट्स कार्व आउट कर दिए। आसाम से कैसे स्टेट कार्व आउट कर दिए, तो आपने अलग अलग ट्राइबल स्टेट्स बना दिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यहां देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ऑल पार्टी लीडर्स ने डिमांड करी थी कि नॉन आसामी स्टेट्स को अलग स्टेटहुड दे दिया जाए, मतलब पॉपुलेशन को अलग स्टेटहुड दे दिया जाए, तो वो होता भी है। कैसे, 72 में जैसे आप देखोगे तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर अलग अलग स्टेट बना दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, उसके बावजूद भी नॉट द एंड ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड्स इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि वो ऐसी समस्या है, जैसे क्या है कि घर में अगर 10 बच्चे हैं, होना नहीं चाहिए आज की तारीख में, लेकिन 10 बच्चे हैं, 2 बच्चों को अगर आपने कुछ उनकी डिमांड पूरी कर दी, तो वो बच्चे जो 8 हैं वो भी चिल्ला चोट मचाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो जब क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी, तो इन आसाम फॉर एग्जांपल कम्युनिटीज लाइक बोडोस, कर्बीज, ठीक है, दिमासास वांटेड सेपरेट स्टेट्स, तो उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड फिर इनने भी चालू कर दी कि नहीं, हमें भी अब सेपरेट स्टेट चाहिए। फाइन, तो बट दीज डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन ये डिमांड्स एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या ऐसा अगर सबको स्टेट देते चलेंगे तो फिर तो क्या है, कंट्री क्या रह जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी अगर आप जैसे देखोगे तो 7 स्टेट्स आर देयर, और अगर हम इस पे और छोटे छोटे स्टेट्स बनाते चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटे स्टेट्स हो जाएंगे, विच विल बी एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट सो गुड, ठीक है। तो वो समस्या थी। ऑफन द सेम एरिया वाज क्लेम्ड बाय, मतलब why these demands were not acceptable, मतलब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि after the reorganization of northeastern state which was almost completed by 1972, still the demand for autonomy in this region was not ended. Despite this, the new states were not being carved out or not created. Why was what were the reasons behind it, ठीक है। तो फिर उसके बावजूद भी ऑटोनॉमी डिमांड खत्म नहीं, उसके बावजूद भी स्टेट्स क्यों नहीं बना के दिए,
तो कारण सिंपल सा है, क्या? क्योंकि जो एरिया बोडोस क्लेम कर रहे हैं वही एरिया कर्बीज भी क्लेम कर रहे हैं, कर्बी ट्राइब्स भी कर रहे हैं। तो अब बताओ इनको दे कि इनको दे, तो ना किसी को मत दो, उससे बेहतर ये होगा किसी को मत दो। तो ये कारण रहे थे कि हर डिमांड को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, क्योंकि मेनी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज क्लेम द सेम एरिया। अब इनको दे दे वो नाराज, उनको दे दे ये नाराज, तो बेहतर है किसी को मत दो, स्टेट ही मत बनाओ, एक ही के अंदर बैठे रहो, ठीक है। ऑफन द सेम एरिया वाज क्लेम्ड बाय more than one community, it was not possible to go on making smaller and yet smaller states। स्टेट पे स्टेट, स्टेट पे स्टेट, कितना स्टेट बनाए, तो वो भी एक कारण था कि इस कारण से these demands were not acceptable, समझ लेना। और क्या है, Kirbis and Dimasas have been granted autonomy under district council while Bodos were recently granted autonomy council। फिर एक समाधान ये निकला कि स्टेट बनाने से अच्छा क्या है कि इनको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ऑटोनॉमी दे दो। डिस्ट्रिक्ट बराबर के तो डिमांड कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ये होगा क्या कि स्टेट उसी स्टेट के अंदर रह लो, जैसे मेघालय है तो मेघालय के अंदर ही रह लो, आसाम है तो आसाम के अंदर ही रह लो, लेकिन क्या है, लेकिन आपको थोड़ी ऑटोनॉमी और दे देंगे, ठीक है, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑटोनॉमी दे देंगे, उसमें खुश, ऐसा। तो अदर वे राउंड, मतलब सोल्यूशन समस्या में नहीं समाधान पे फोकस किया गया, तो उस तरह से क्या है कि कुछ सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया गया। क्लियर हुआ? आगे अगर जैसे बढ़े तो जैसे मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट का रीजनल एस्पिरेशन समझना है तो मेनली तीन डिमांड्स, मतलब तीन मुद्दों पे, या फिर कह सकते हैं कि जो इश्यूज रहे तो dominated the politics in the issues which dominated the politics in northeast were based on these 3 pointers। क्या क्या? डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ऑटोनॉमी की डिमांड उठी गई, क्योंकि वो एक ही स्टेट में थे, तो जो नॉन आसामीज स्पीकिंग ट्राइब्स थे उन्होंने बात करी क्या कि उन्हें आसाम से अलग निकाल दिया जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन। अगली समस्या क्या थी, सक्सेशन की डिमांड्स। सक्सेशन की डिमांड क्या होता, देखो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट समझा रहा हूं मैं कि ऑटोनॉमी की डिमांड करोगे तो वहां तक तो हम खुशी खुशी ऑटोनॉमी देंगे, क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग इन अ फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री में जो फेडरल यूनिट्स है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है, तो उनके पास डिमांड होती है, मतलब उनके पास पावर होती है टू डिमांड स्पेसिफिक पावर्स एंड वी यूजुअली ग्रांट देम, फाइन। लेकिन अगर आप जैसे देखेंगे तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी वर इजियर टू रिस्पॉन्ड, एज आई टोल्ड यू कि वो इट इज इजी टू रिस्पॉन्ड, कि आप उसमें अकोमोडेट कर लेते हो किसी ना किसी तरह से, लेकिन बट इट वॉज मच मोर डिफिकल्ट व्हेन सम ग्रुप्स डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री। लेकिन जब कुछ ग्रुप्स सेपरेट कंट्री ही डिमांड करने लगे तो दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ये एक बड़ा वो रहता है, क्या रहता है कि क्रिटिकल इशू सा हो जाता है कि अब क्या है, आप डिमांड कर रहे हो क्या चीज, आप लोग डिमांड कर रहे हो जैसे सेपरेट कंट्री, तब तो ठीक है, सेपरेट कंट्री, ओ सॉरी, मतलब आप ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हो तो रिस्पॉन्ड कर देंगे, लेकिन आप बोल रहे हो क्या, वही उंगली पकड़ी पूरा हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हो कि पूरा का पूरा कंट्री अलग कर दो, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू रहता था, बिकॉज नाउ इट कम्स टू दी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो ऐसे हम कंट्री से अलग करके किसी को नहीं निकाल सकते ना, वो तो आप कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर दे रहे हो फिर। तो ऑटोनॉमी डिमांड करना, उसको अकोमोडेट करना वाज इजियर, ठीक है, लेकिन सेपरेट कंट्री बना देना दैट वाज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, दैट वाज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री कहां उठी, देखो नागालैंड में और मिजोरम में। अगेन 1970s में ऑटोनॉमी मांगी, उन्होंने देखा कि यार अपनी ऑटोनॉमी की बात तो मान ली, पूरी हो गई, फिर क्या है उसी के ऊपर, जैसे अगर आप देखोगे तो उसी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है कि 1980s आते आते द स्टेज वाज सेट फॉर द स्टेट्स टू डिमांड सेपरेट कंट्रीज, ठीक है। तो स्टेट्स जो थे, वो जो रीजन जो थे, ट्राइब जो थे, सेपरेट कंट्री डिमांड करने लगे, और ऐसे समस्याएं आपको दो जगह देखने को मिली, नागालैंड में और मिजोरम में। तो कंट्रीज लीडरशिप फेस दिस प्रॉब्लम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन एटलीस्ट 2 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट जो है नागालैंड मिजोरम, यहां पे आपको ज्यादा समस्या देखने को मिली। अगर हम बात करें मिजोरम की, तो डिमांड फॉर द सेपरेट कंट्री इन मिजोरम, ठीक है, तो हिस्ट्री थोड़ी सी अगर समझाऊं मैं, तो इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मिजो हिल एरिया है जो आज मिजोरम है, ठीक है, उसे एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था विद इन आसाम के अंदर ही क्लब करके उसको एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। लेकिन वहां की जनता अलग ही, मतलब उस समय के जो लोग थे, ठीक है, लीडर्स वगैरह थे, उनका अलग ही क्लेम था। क्या? some Mizos believed that they were never a part of British India and therefore did not belong to the Indian Union। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा नहीं किया तो हम इंडियन यूनियन में क्यों मिले, ठीक है, पॉइंट था। तो उसके चलते क्या है, बट आफ्टर द मूवमेंट फॉर सक्सेशन गेन पॉपुलर सपोर्ट आफ्टर द आसाम गवर्नमेंट फेल्ड टू रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली टू द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1959 इन मिजो हिल्स। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, कोई भी बागी बनता है ना, तो वो बागी यूं शौक में नहीं बनता है, कारण रहता है उसके पीछे हमेशा। अब वही यहाँ पे कारण समझना, तो ऐसे डिमांड ही थी क्या कि मिजोस का मानना था कि जब हम वी वर नेवर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया के पार्ट ही नहीं थे, तो इंडियन यूनियन में कैसे मिल जाए, ठीक है, ये डिमांड थी। लेकिन उस डिमांड को सक्सेशन मूवमेंट में कब बदला गया पता है,
जब क्या होता है 59 में वहां पे क्या होता है, अकाल पड़ता है, एक तरह से ग्रेट फेमाइन जब आती है। और अब क्योंकि वो ऑटोनोमस पार्ट था आसाम का, तो कायदे से आसाम गवर्नमेंट का वहां पे जिम्मेदारी बनती थी कि आसाम गवर्नमेंट बुरे समय में उस जगह का भी ध्यान रखे। लेकिन जो मिजो ट्राइब थी, उन्हें ये मिजो हिल एरिया में ऐसा एहसास हुआ कि आसाम गवर्नमेंट है not adequately responded to the great famine, many people died in that region। उन्होंने बोला कि अब तो हम लेके रहेंगे आजादी उस टाइप से, ठीक है। तो बट द मूवमेंट फॉर सक्सेशन gained popular support after the Assam government failed to respond adequately to the great famine of 1959 in the Mizo hills। समझ गए, ठीक है। तो the Mizos anger led to the formation of Mizo National Front MNF under the leadership of, ठीक है, ललदेंगा, ठीक है। तो ये जैसे आप देखोगे तो एल कहीं साइलेंट भी होता है, तो ललदेंगा जो है, तो ललदेंगा वाज द लीडर, ठीक है। ललदेंगा जो लीडर थे, ठीक है, उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। मिजो नेशनल फ्रंट का काम क्या था कि इंडियन यूनियन से हमें क्या करना है, ऑटोनॉमी लेना है। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट के चलते उन्होंने ये तय कर लिया था कि हमें आजाद होकर रहना है, अलग करना है सॉरी, ठीक है, ये स्थिति बनी। तो द मिजोज एंगर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ललदेंगा, ठीक है, ललदेंगा। और उसके चलते मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया। एंड यू नो दी हिस्ट्री कि क्यों ये पूरी स्थिति, क्यों ये सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो उन्होंने बोला कि बदला लेंगे, कैसे लेंगे कि अपनी एक पार्टी बनाते हैं और उससे आजादी क्लेम करेंगे मिजोरम के लिए। फाइन। तो ललदेंगा का थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बनाऊं तो ये वाज द फाउंडर एंड द लीडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट, turned into a rebel after the experience of famine in 1959। 1959 के फेमाइन के बाद में एक रेबल, वही होता है ना, बागी बन गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे लोगों के लिए मुझे हथियार उठाना पड़ेंगे, ऐसा, ठीक है। लेड एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट इंडिया फॉर 2 डिकेड्स। तो ये 59 से 60 से 70, 70 से 80, 20 साल तक क्या है, आर्म्ड स्ट्रगल, हथियार उठा के लड़ते रहे आजादी के लिए मिजोरम की, कि हमको अलग कर दो बस, ऐसा, ठीक है। रीच्ड अ सेटलमेंट साइन बिटवीन द एग्रीमेंट विद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। अल्टीमेटली क्या होता है, 86 में जाके टेबल पर बैठते हैं ये, किसके साथ में, इंडियन यूनियन के लीडर के साथ में, राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। और फिर क्या होता है, समस्या का समाधान निकाला जाता है। बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ मिजोरम। फिर बोला कि जब मतलब शांति सुलह हो गई ना सबको, तो इन्हें तिलक लगा दिया, बोलते कि तुम ही लीडर बन जाओ, ठीक है, तुम ही लीडर बन जाओ, ठीक। और देखो 86 में नेगोशिएशन टेबल पे क्यों आ गए, उसके कारण भी आगे समझाऊंगा क्यों, क्योंकि इनका सपोर्ट खत्म हो गया था जहां से इन्हें सपोर्ट मिल रहा था। कैसे क्लियर करते देखो। तो मिजो नेशनल फ्रंट एंड सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स, मिजो नेशनल फ्रंट एंड सक्सेशनिस्ट मूवमेंट जो है, एमएनएफ एंड सक्सेशन मूवमेंट। तो इन 1966 द एमएनएफ स्टार्टेड एन आर्म्ड कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बढ़िया लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटजी से वो तैयार किए जाते थे। एक तरह से क्या कहेंगे आप, नक्सलाइट कहना सही नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे कि इंटरनली रिवॉल्ट करने के लिए एक आर्मी पैरेलल बनाना चालू कर दी। फाइन। तो ये जो लोग थे तो हथियार उठाए दिए, मैंने फॉट अ गोरिल्ला वॉर, गॉट सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो अब क्या है, 66 के टाइम पीरियड तक पाकिस्तान यूनाइटेड था, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान से क्या होता था, मिजोरम को सपोर्ट मिल जाता था। एग्जांपल यहां देखो क्या हो रहा है कि ये ईस्ट पाकिस्तान ये रहा, ठीक है, ये ईस्ट पाकिस्तान रहा, ये बॉर्डर लग रही है मिजोरम के साथ। तो यहां से हथियार, बम, गोला बारूद खुद खाने के लाले पड़ रहे थे पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के उस टाइम पीरियड में। लेकिन क्या है, वो मिजोरम को बराबर हथियार, बम, गोले बारूद देता था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। और मिजोरम वाज मोर कनेक्टेड विद द ईस्ट पाकिस्तान देन फ्रॉम द इंडिया। इंडिया से मिजोरम कनेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन वो बांग्लादेश से, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से उस समय कनेक्टेड था। तो यहां से पूरा इंप्यूटस मिल रहा था उन्हें मिजोरम में जो मिजो नेशनल फ्रंट के रेबल्स थे उन लोगों को। समझ में आ रहा है? तो अब मैंने आपको वही कहा ना कि 1986 में नेगोशिएशन टेबल पे फिर कैसे आ गए, क्योंकि उस समय तक तो क्या है, पाकिस्तान स्प्लिट हो गया था, बांग्लादेश के साथ हमने रिलेशन अच्छे कर लिए थे, बांग्लादेश ने फिर मिजोरम की पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरफेयर करना भी बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? वो केस रहा। तो द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस काउंटर्ड इट विद द सीरीज ऑफ रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ व्हिच कॉमन पीपल वर विक्टिम्स, ठीक है। और अब जैसे इतनी बात है कि उधर से जब गोलियां चलेंगी, उधर से रेबल्स जब हथियार चलाएंगे, तो हमारे आर्मी पर्सनल्स ने भी चूड़ियां थोड़ी ना पहन के रखी थी, इधर से इन्हें भी रिस्पॉन्ड किया। लेकिन वही वाली बात है कि जब भी लड़ाइयां होती है, जब इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलते हैं, तो उसका सबसे जो बोलते हैं ना डार्क साइड रहता है, वो ये रहता है कि इनोसेंट जो रहते हैं दे बिकम द विक्टिम्स, ठीक है। इनोसेंट्स को सफर करना पड़ता है, और वही हुआ। तो अब जब इनोसेंट्स की जाने जा रही थी, तो जो लोग न्यूट्रल थे ना, वो भी मिजो नेशनल फ्रंट को सपोर्ट करने लगे। तो दीज मेजर्स कॉज्ड मोर एंगर एंड एलिनेशन अमंग द पीपल। तो जो न्यूट्रल पीपल थे, दे आल्सो स्टार्टेड हिटिंग द इंडियन गवर्नमेंट एंड दिस क्रिएटेड अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। एक मतलब खराब सी सिचुएशन बनने लगी फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू हैव सपोर्ट इन दी मिजोरम। फाइन।
तो हाउ डिड दी इशू रिजॉल्व? तो अब समस्या ये है कि सर ये तो बद से बदतर होते जा रही स्थिति, फिर मुद्दे सुलझे कैसे? तो मुद्दे सुलझे कैसे? देखो, एट द एंड ऑफ द 2 decade ऑफ इंसर्जेंसी, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ बोथ द एंड्स केम ऑन द नेगोशिएशन टेबल। अब मैंने आपको बताया 71 के बाद में मिजो नेशनल फ्रंट को भी उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा था क्योंकि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। तो 2 दशक तक 66 से जैसे लड़े 86 तक, ठीक है, 20 सालों तक लड़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब थक गए यार, ठीक है। तो लालदेंग जो थे, तो लालदेंगा जो थे, तो वो भी थोड़े से क्या होने लगे, थक गए। उन्होंने बोला कि अब नेगोशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लालदेंगा केम बैक फ्रॉम एग्जाइल इन पाकिस्तान, ही वाज नॉट लिविंग इन मिजोरम, पकड़ लेते होता हम उन्हें, तो ही वाज इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से वापस आ जाते हैं एंड स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में बातचीत करना शुरू करी, ठीक है। राजीव गांधी स्ट्रेट दिस नेगोशिएशंस ऑन अ पॉजिटिव कंक्लूजन, और राजीव गांधी ने ऐसा नहीं बोला कि बदले की भावना है, बहुत इधर उधर पहले धमकी दे रहे थे ना, तो राजीव गांधी ने क्या किया, एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ में इस नेगोशिएशन को खत्म किया। 1986 में एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन राजीव गांधी एंड लालदेंगा एंड दिस केम टू बी नोन एज मिजो पीस अकॉर्ड जो था, ठीक है। तो मिजो पीस अकॉर्ड जो है, तो मिजोरम और इंडियन यूनियन के बीच में साइन होता है। तो उस अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द पीस एग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी एंड लालदेंगा। तो क्या देखने को मिलता है, एज पर दिस अकॉर्ड Mizoram was granted a full-fledged statehood with special powers and MNF agreed to give up the successionist struggle, ठीक है। मिजोरम को क्या दे दिया, फुल स्टेटहुड दे दिया, ठीक है। 86 में मिजोरम को स्टेट बना दिया कि तुम आज से ये तिलक लगा दिए, तुम्हारे स्टेट बन जाओ, ठीक है, स्टेट बन जाओ, तुम्हें पूरी ऑटोनॉमी भी रहेगी, जैसे आर्टिकल 371 जो है, तो 371 ABCD वाली जो सीरीज है उनमें आप देखेंगे तो कुछ स्टेट्स को क्या है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस जो है ना, तो उसमें एक मिजोरम भी है। लेकिन बदले में हमने उनसे बोला कि एक पिंकी प्रॉमिस करो, क्या, कि अब तुम जो मिजो नेशनल फ्रंट जो है ना, तुम अपना सक्सेशनिस्ट स्ट्रगल गिव अप कर देगी, अब आजाद होने के लिए मत लड़ना, रहो देश पर, रहो खुशी से रहो, ठीक है, हम तुम्हें स्टेट बना रहे हैं ऐसा, ठीक है। लालदेंगा टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर, लालदेंगा को बोल दिया तुम्हें राजा बनना है, उनका भी तिलक लगा दिया, ठीक है, लाओ क्या है, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, फाइन। दिस अकॉर्ड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम, और दिस अकॉर्ड प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि अभी तक जहां से सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, वहां की रीजनल एस्पिरेशन सक्सेशन को लेकर थी, तो दिस बिकम वन ऑफ दी मतलब प्रेसिडेंट, एक तरह से स्टैंडर्ड सेट हो गया कि हाँ पीसफुली आल्सो वी कैन नेगोशिएट दी थिंग्स, तो वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड सुलझा दी गई, ठीक है। टुडे मिजोरम इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन द रीजन एंड हैज टेकन बिग स्ट्रीट्स इन लिटरेसी एंड डेवलपमेंट, तो नो डाउट कैसे आप देखेंगे ट्राइबल स्टेट है लेकिन लिटरेट है, ठीक है। डेवलपमेंटल टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम इज परफॉर्मिंग गुड ऑन दोज इंडिकेटर्स, तो मिजोरम इज वेरी पीसफुल प्लेस इन दी टुडे सिचुएशन रिलेटिवली, फाइन। तो दिस वाज द आउटकम ऑफ मिजो पीस अकॉर्ड ऑफ 1986, क्या रहा ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सक्सेशनिस्ट मूवमेंट जो है तो नागालैंड और मिजोरम में आपको देखने को मिल रही थी, तो मिजोरम की तो कहानी मैंने बता दी आपको, हैप्पी एंडिंग हो गई है, नागालैंड की लेकिन उतनी हैप्पी एंडिंग नहीं रही है। देखो, तो स्टोरी ऑफ नागालैंड इज सिमिलर टू मिजोरम except that it started much earlier and has not yet had such a happy ending, ठीक है, अभी तक लेकिन वो समाधान का मतलब समस्या का कोई एग्जैक्ट समाधान नहीं निकल पाया है नागालैंड के केस में। केस क्या है देखो, तो नागालैंड का है बस ये मिजोरम, मणिपुर और ऊपर कोहिमा, बीच में महाराजा बोधा सिंह जो थे तो उन्होंने अच्छा काम कर गए, ठीक है। लेकिन ऊपर जैसे आप नागालैंड को देखोगे तो नागालैंड में भी प्रॉब्लम क्या रही है कि नागालैंड की कनेक्टिविटी जो इंडिया के साथ में बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे तो वही पूरा आसाम वगैरह होके आएंगे और फिर नागालैंड आएगा आपको, इधर म्यांमार के साथ में, और यहाँ से क्या होता है, म्यांमार से आप जिस देखेंगे तो म्यांमार की धरती से बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं जो नागालैंड में सक्सेशनिस्ट मूवमेंट को पेट्रोल देते हैं, पेट्रोलबाज है, ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। तो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट ऑफ नागालैंड वॉज लेड बाय, ठीक है, अंगामी जापू पिजो, ठीक है, तो हम पिजो के नाम से ध्यान रखेंगे। तो ये जो अंगामी जापू पिजो जो थे, तो इन्होंने क्या किया, नागालैंड के सक्सेशनिस्ट मूवमेंट को अपने कंधे पे बिठाया। अ सेक्शन ऑफ नागाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया वे बैक इन 1951। 1947 में हम आजाद हुए, 1951 में नागा के कुछ सक्सेशनिस्ट लीडर्स जो थे, ठीक है, हेडेड बाय पिजो, तो इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि आजाद है हम तो, ठीक है, हमें इंडियन यूनियन में नहीं रहना। पिजो टर्न डाउन मेनी ऑफर्स टू नेगोशिएटेड ऑफर्स ऑफ द नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। The Naga National Council launched an armed struggle for sovereignty of Nagas। फिर उन्होंने हथियार उठा लिए। अब उन्हें यह समझना चाहिए था जैसे नागालैंड के जो लीडर्स थे तो they were not at all ready to integrate with the Indian Union, उसी के चलते हथियार वगैरह उठा लिए, ठीक है। After a period of violent insurgency, a section of Naga signed an agreement with the government
ऑफ इंडिया बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड टू अदर रेबल्स। अब नागा ट्राइब्स के साथ मैं दिक्कत बता रहा हूं, नागालैंड में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप से अलग अलग लीडर्स हैं, ठीक है। तो इनिशियली दे ऑल वर हेडेड बाय पीजो, लेकिन बाद में क्या होता चला गया कि कुछ थोड़ा सा नरम दल के, कुछ गरम दल के। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ नागा लीडर्स ने, जैसे अगर आप देखेंगे वायलेंट इंसर्जेंसी के बाद उन्होंने लगा कि बहुत मार पड़ेगी, तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन दिस एग्रीमेंट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर रेबल्स। तो जो दूसरे रेबल्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, वो आज भी क्या करते हैं, आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी वो इंसर्जेंसी को जारी रखे हुए हैं। इसलिए आप जैसे देखोगे तो आफ्सपा वगैरह जो है वो लगा हुआ है इन रीजन्स में, ठीक है। द प्रॉब्लम इन नागालैंड स्टिल अवेट्स द फाइनल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अभी तक क्या है, फाइनल रेजोल्यूशन जो है वो हुआ नहीं है इस क्षेत्र में। समझ में आया? आगे अगर बढ़े हम, तो जैसे अंगामी जापू पीजो की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री समझना चाहो, तो लीडर ऑफ मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट नागालैंड, प्रेसिडेंट ऑफ नागा नेशनल काउंसिल, began an armed struggle against the Indian states, went underground, stayed in Pakistan and spent the last 3 decades of his life in exile in UK, ठीक है। तो जो जीवन के आखिरी 3 दशक रहे तो वो यूके में रह के ऑपरेट करते रहे, फंड्स वगैरह पहुंचाते रहे इस तरह से, ठीक है। आर्म स्ट्रगल इन्होंने स्टार्ट किया था, प्रेसिडेंट ऑफ नागा नेशनल काउंसिल। ये सारी चीजें आपको इनके बारे में ध्यान रखना रहेगी ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं तो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आते हैं मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, ठीक। नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिटिक्स जो है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो क्रक्स है नॉर्थ ईस्ट के रीजनल एस्पिरेशन, वो 3 टॉपिक्स में हम समझ सकते हैं। ऑटोनॉमी की डिमांड देख लिया, फिर सक्सेशन की डिमांड, मूवमेंट फॉर सक्सेशन तो हमने मिजोरम और नागालैंड के केस में देख लिया। अब तीसरा जो यूनिक पार्ट जो रहा रीजनल एस्पिरेशन का, वो क्या है, मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। ये क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब आप क्या देखोगे, इंडिपेंडेंस के बाद में होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वाज कंसिडर्ड एज असम। पूरे असम में ही सारे, जैसे मिजोरम नागालैंड सबको मिला दिया था, सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा को थोड़ी सी एक्सेप्शन थी। बाकी क्या है, बाकी पूरा का पूरा जो था असम को ही नॉर्थ ईस्ट कंसिडर किया जाता था, ठीक है। तो अब क्या है, असम को नॉर्थ ईस्ट कंसिडर किया जाता था। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या, वो लोग जैसे अब बांग्लादेश, जब बांग्लादेश वॉर चल रही थी उस समय में बहुत सारे लोग बांग्लादेश छोड़ छोड़ के कहां गए, असम में पहुंच गए। आज का जो प्रेजेंट डे स्टेट है असम, उसमें बहुत सारे आपको वो पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां क्या है कि जो लोकल कम्युनिटी थी ना, जो असमीज थे, या फिर कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो ट्राइब्स थी, जो कि नॉन आसामीज थी, वो लोग भी, ठीक है। तो दे लेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बाय द लोकल कम्युनिटीज अगेंस्ट द पीपल हु वर सीन एज द आउटसाइडर्स और माइग्रेंट्स, अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन नॉर्थ स्टेट। हाउ? तो पीपल मूविंग इनटू असम आइदर फ्रॉम इंडिया or abroad are seen as encroachers on scarce resources like the land and potential competitors to the employment opportunities and political power। ऐसा रहता है ना, जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में आपने क्या देखने को मिला, महाराष्ट्र में एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि महाराष्ट्र में जो लोकलाइट्स हैं, तो एट टाइम्स दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी माइग्रेंट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो माइग्रेंट्स रहते हैं, तो महाराष्ट्र के लोग उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्या बोल के, ये बोल के कि ये यहाँ की जॉब्स और यहाँ के रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वो ये इशू हर जगह देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक वो आउटसाइड सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट जो रहता है ना, सन ऑफ सॉइल मतलब क्या है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को लगता था कि वी आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। अब जब क्या हो रहा है, इंडिया के दूसरे पार्ट से लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया के दूसरे पार्ट से या फिर दूसरी कंट्री से। दूसरी कंट्री से कैसे आ जाएंगे, तो दूसरी कंट्री से जैसे अगर आप देखोगे बांग्लादेश से बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970-71, क्योंकि 1970-71 में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे वो बहुत एक तरह से कहते हैं ना, तांडव मचा के रखा था। तो लोग अपनी जान बचा बचा के आसाम वगैरह, क्योंकि ओपन बॉर्डर थी, तो आसाम वगैरह में घुसना चालू कर दिए थे। समझ में आ रहा है, वो केस था यहाँ पे। तो ये माइग्रेंट्स थे, ये माइग्रेंट्स कहां से आए वो क्लियर हुआ, क्लियर है। अब माइग्रेंट्स कहां से आए वो क्लियर हो गया। तो दिस इशू हैज टेकन पॉलिटिकल एंड समटाइम्स वायलेंट फॉर्म इन मेनी स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो इस इशू ने पॉलिटिकल और एट टाइम्स बहुत ज्यादा वायलेंट फॉर्म ले लिया इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया, असम मूवमेंट कहा गया, द असम मूवमेंट कहा गया। क्यों? क्योंकि असम वाज इन टर्मोइल, पूरी तरह से जल रहा था असम ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1970s 80s 1780s में बड़ी समस्या हुई। क्यों? क्योंकि वहां के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, दे कंसीडर्ड, ठीक है, ऑल आउटसाइडर्स एंड इमिग्रेंट्स एज अ थ्रेट और द एनक्रोचर्स ऑन द स्कार्स रिसोर्सेज। वहां की देखो क्या है, नॉर्थ ईस्ट में रिसोर्सेज बहुत है, ऑयल है, प्लांटेशन फील्ड्स है, ये सारी चीजें हैं, फाइन। बस कनेक्टिविटी की समस्या है, ज्योग्राफिकल बैरियर से टेरेन थोड़ी सी टफ है, लेकिन वहां पे क्या है, बहुत कुछ था, और उस बहुत कुछ था के ऊपर नजर बहुत सारे लोगों की थी, तो इस कारण से माइग्रेशन बहुत हुआ है। तो जैसे अगर आप अभी देखोगे तो क्या है, अभी एनआरसी वगैरह जो आई है, तो अभी एनआरसी वगैरह जो है ना, तो वो उस समय के
किस कंटेक्स्ट में, मतलब कंटिन्यूटी में, अभी समझाता हूं कैसे। फिर तो देखो क्या है, तो द असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985, 1979 से 85 तक जो असम मूवमेंट चला, तो इट वाज द मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में एक तरह से मूवमेंट रहा। द आसामीज सस्पेक्टेड दैट देयर वर ह्यूज नंबर ऑफ इलीगल बंगाली मुस्लिम सेटलर्स फ्रॉम बांग्लादेश। 71 के टाइम पीरियड में जब बांग्लादेश अलग हुआ वेस्ट पाकिस्तान से, तो बहुत सारे लोगों को ये क्लियर कट तरीके से दिख रहा था, समझ आ रहा था क्या, कि बहुत सारे इलीगल बंगाली मुस्लिम जो है वो पार्टीशन के टाइम पीरियड में, 1971 की बात कर रहा हूं, जब बांग्लादेश बन रहा था ना, तो बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स जो है इलीगल तरीके से आसाम में घुस गए और वहां सेटल हो गए हैं, ठीक है, जो बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है। तो दे फेल्ट दैट अनलेस दीज फॉरेन नेशनल्स आर डिटेक्टेड एंड डिपोर्टेड दे वुड रिड्यूस द इंडिजिनियस आसामीज इनटू अ माइनॉरिटी। तो आसाम की जो इंडिजिनियस आसामीज कम्युनिटी जो है, ठीक है, जो आसाम के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, तो उन्हें ऐसा लगा कि इलीगल बंगाली माइग्रेंट्स इतने ज्यादा सेटल हो गए हैं आसाम में कि आसाम के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो उसी डर के चलते और गुस्सा जो बढ़ा उसके चलते क्या है, देयर वर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन असम डिस्पाइट द एक्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, टी एंड कोल। ऑयल है, ठीक है, दिग्बोई सबसे पहली कंट्री की ऑयल फील्ड दिग्बोई आसाम में, ठीक है। तो आसामी जो पॉपुलेशन थी, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनका ये कहना पड़ा कि इतने रिसोर्सेज है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबी खत्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो दिखती बात है कि फैमिली में इनकम तो आ रही है, लेकिन फैमिली के अगर मेंबर्स बढ़ते चले जाएंगे तो फिर कैसे सबका पेट पलेगा, ठीक है। तो उसके चलते क्या देखने को मिलता है कि इट वाज फेल्ट दैट दीज वर ड्रेन्ड आउट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी commensurate benefits to the people and therefore the original inhabitants started the protest, ठीक है, या फिर movement against the outsiders and this came to be known as the Assam movement, ठीक है। और इसके चलते क्या, इसके चलते जो आउटसाइडर्स थे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर पब्लिकली अटैक होने लगे, ये सारी चीजें, पूरा आसाम जल रहा था। तो इन 1979 ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आंसू बनाया गया, ठीक है। अब ये आंसू जो है, तो इसने क्या किया, जितने आउटसाइडर्स कंसीडर किए जाने वाले लोग थे उनके आंसू छुड़वा दिए। कैसे? तो दिस लेड एन एंटी फॉरेनर मूवमेंट, और इस एंटी फॉरेनर मूवमेंट का जो वर्स्ट फेज रहा वो क्या रहा कि दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज एंड अदर आउटसाइडर्स एंड अगेंस्ट फॉल्टी वोटर्स रजिस्टर्ड दैट इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ लैक्स ऑफ इमिग्रेंट्स। अब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज को तो ऐसा है कि हाँ, जो माइग्रेंट्स आए हैं उन माइग्रेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में डलवाओ, अपन वोट ले लेंगे उनसे। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी रोटियां ऐसे सेक रही थी, उनको वोट बैंक बना लिया। क्या कोई बात नहीं, जो इलीगल बांग्लादेशीज आए हैं इन सबको क्या कर दो, वोट बैंक में नाम दे दो, अपने को वोट देंगे ये, और इससे क्या होगा, इससे अपन चुनाव में जीतते रहेंगे। लेकिन आसामीज को ऐसा लग रहा था कि जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में रिड्यूस हो रही है, रिसोर्सेज खत्म हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, एंटी फॉरेनर मूवमेंट चले, और इनकी डिमांड सिंपल सी क्या थी, डिमांड ये थी कि द मूवमेंट डिमांडेड दैट ऑल आउटसाइडर्स हु हैड एंटर्ड द स्टेट आफ्टर 1951 शुड बी सेंट बैक। 1951 के बाद में जितने भी लोग आए वो आसामी है ही नहीं, उन सबको वापस बाहर निकालो आसाम से, ये डिमांड थी, ठीक है। द मूवमेंट एंड द इवेंट्स एसोसिएटेड विद, और इसी के चलते क्या है, तो जब मूवमेंट जो है, तो जैसे स्टूडेंट्स, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आंसू का ये जो मूवमेंट था ये बड़ा होता चला गया, इस पे पॉलिटिकल कलरिंग होने लगी, लीडर्स उतर गए जब इसमें, लोकल लीडर्स वहां पे, तो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, पूरा आसाम जल रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर समझ में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इन 1985 राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद आंसू लीडर्स, ठीक है। तो राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट जो है, तो जो ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट्स यूनियन थी, ठीक है, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन जो थी, तो उसके साथ में नेगोशिएशन होता है और 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन होता है। एक चीज ऑब्जर्व करिए आपने, देखो राजीव लोंगोवाला एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, मीजो पीस अकॉर्ड हो गया, फिर उसके बाद में आप जैसे देखेंगे तो नागालैंड के साथ भी जो पीस अकॉर्ड साइन होता है 80s में, फिर उसके बाद में आपको यहाँ आसाम अकॉर्ड देखने को मिल रहा है। सारा सब कुछ क्या है, राजीव गांधी के टाइम पीरियड में हो रहा है। तो हर प्राइम मिनिस्टर की पता है कुछ ना कुछ, जैसे हम बोलते हैं ना, हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दी इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर आप कह लो कि जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप समझ रहे हो ना, तो उसमें बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जैसा कुछ नहीं होता, पता है। हर प्राइम मिनिस्टर ने अपने समय में वो चीज करी जो उस समय की सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। तो कोई भी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जैसी चीज नहीं होती है। सब देखो हर केस में, जैसे अगर आप देखोगे तो उस टाइम पीरियड में जब जवाहरलाल नेहरू थे, तो तब क्या है, तब जरूरत थी हमें किस चीज की, तब हमें बड़े बड़े डैम्स की, इंडस्ट्रीज की जरूरत थी, तो वो उन्होंने किया, तो दैट मेक्स हिम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम पीरियड। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जो कह सकते हैं थोड़ा सा
प्रो पुअर अप्रोच जो हुई है, थोड़ा सा सोशलिस्ट अप्रोच हुई है सरकार की, तो वो उस समय पे जरूरी थी। उस समय पे स्ट्रेटेजिकली हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए था जो तोड़ जुगाड़ कर सके, तो वो नहीं होते तो पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनवाते, और हम स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, तो हर प्राइम मिनिस्टर अपने समय बहुत बेहतरीन चीज करता है। राजीव गांधी की अगर बात करें तो राजीव गांधी नहीं होते तो उस समय पे ये इतने सारे जो इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंट्री को सिर्फ आपको बॉर्डर से ही सिक्योर करना होता है, इंटरनली भी आपको पीस सिक्योर करना होती है। अगर अंदर से कमजोर है, दिमाग अंदर से खाती जाती है, तो फर्नीचर गिर ही जाता है एक दिन। ठीक है, तो हर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्थिति के हिसाब से जो कदम उठाए वो उस प्राइम मिनिस्टर को बेस्ट बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अगर नहीं होते उस टाइम पीरियड में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किया, कोलिजन एरा को, मतलब किस तरह से कोलिजन टाइम पीरियड में सरकारें चल सकती है, वो उन्होंने सिखाया, वो उनको बेस्ट बनाता अटल बिहारी वाजपेयी को उस टाइम पीरियड में। आज जैसे अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो जो वो बेहतरीन कर रहे हैं, वो आज की जरूरत है कि आज वो उस तरह से करे, तो दैट मेक्स हिम दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? तो हर प्राइम मिनिस्टर बेस्ट है इन हिज टाइम एंड कंटेक्स्ट। गॉट माय पॉइंट? वो केस रहता है। तो असम अकॉर्ड 1985 में साइन होता है। असम अकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दोस फॉरेनर्स, हाँ अजी एक बार वापस थोड़ा बह गए थे, वापस मैं करेक्ट करवाऊं, तो समझ में आ रहा है ना क्या है मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। तो स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्यों है, वो प्रॉब्लम कैसे डेवलप हुई है, और वो मूवमेंट जो चलता है, तो उस मूवमेंट की डिमांड क्या रहती है कि 1951 के पहले जितने भी आउटसाइडर्स आए हैं, जो इलीगल बांग्लादेशीज आए, उन सबको डिपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, इलीगल बांग्लादेशी जो आए तो उन सबको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दोस फॉरेनर्स who migrated into Assam during and after Bangladesh war, ठीक है, तो असम अकॉर्ड में बोला कि 1951 तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन हाँ ये हम मानते हैं कि बांग्लादेश वॉर के टाइम पीरियड में बहुत सारे क्या है, इलीगल बांग्लादेशीज एंटर करे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दोस फॉरेनर्स who migrated into Assam during and after Bangladesh war and since were to be identified and deported। अब अगर आप देखोगे एनआरसी जो आई है, तो वो कुछ आपको इसी असम अकॉर्ड का कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो इसकी सक्सेस कितनी रही है, तो इसकी सक्सेस इतनी रही है कि गवर्नमेंट ने अकॉर्ड साइन कर लिया, लेकिन कंक्रीट स्टेप्स उतने ज्यादा लिए नहीं जा चुके हैं। ठीक है, तो उसके कंटिन्यूएशन में जैसे अगर आप देखोगे तो एनआरसी इज समथिंग ऑन दैट लाइन आल्सो। ठीक है, तो वो केस है। उसके बाद क्या हुआ, तो जैसे जो आसू था, ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद, ठीक है, तो आसाम के लोगों के लिए, मतलब असम यानी आसाम के लोगों के लिए जो संग्राम परिषद बनाया था, उन दोनों को मर्ज करके असम गण परिषद एजीपी पॉलिटिकल पार्टी बना दी जाती है, ये हाथी वाली। ठीक है, एंड इट केम टू पावर इन 1985 विद द प्रॉमिस ऑफ रिजॉल्विंग द फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम एज वेल एज टू बिल्ड अ गोल्डन असम। ठीक है, सुनहरा आसाम बनाने के प्रॉमिस के साथ में एजीपी पावर में आई। ठीक है, सम स्टेप्स वर बीइंग टेकन, कुछ लोगों को डिपोर्ट किया भी गया था, लेकिन फिर अगेन वही वाली बात है कि सरकारें बदलती चली जाती है, प्रोमिसेस रह जाते हैं, चीजें कंक्रीटाइज हो नहीं पाती है। तो अगेन एनआरसी इज समथिंग इन दैट कंटेक्स्ट ओनली। फाइन, तो असम अकॉर्ड ब्रॉट पीस एंड चेंज द फेस ऑफ पॉलिटिक्स इन असम, बट इट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आज भी आपको क्या देखने को मिलता है, बॉर्डर जो है तो ओपन बॉर्डर है, तो उस ओपन बॉर्डर के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि इमिग्रेशन चलता रहता है। इमिग्रेशन चलता रहता है, तो द इशू ऑफ आउटसाइडर is still prevalent. This problem is particularly acute, for example, ठीक है, in Tripura as the original inhabitants have been reduced to minority in their own land। ठीक है, तो जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है आते रहते, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ लगा ही हुआ है, तो त्रिपुरा में क्या जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनको क्या कर दिया, उनको माइनॉरिटी पे रिड्यूस कर दिया, इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पता है नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशी माइग्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और बांग्लादेशी माइग्रेशन तो एक तरफ से, दूसरी तरफ से पुश क्या होता है, म्यांमार से भी बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है। तो नॉर्थ ईस्ट नीड्स सम पॉलिसीज लाइक दिस, कि जहां पे जो उनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो हमारा ट्राइबल कल्चर रहा है, वो प्रिजर्व कर पाए हम। ठीक है, तो द सेम फीलिंग इन्फॉर्म्स द हॉस्टिलिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू चकमा रेफ्यूजीज। अभी चकमा रेफ्यूजीज जो है तो चकमा दे के घुस जाते हैं म्यांमार के। ठीक है, मतलब उनका नाम ही चकमा इसलिए रखा है शायद कि वो चकमा दे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो द सेम फीलिंग इन्फॉर्म्स द हॉस्टिलिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन। तो लोकल पॉपुलेशन इज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स द चकमा रेफ्यूजीज इन मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हु एंटर्स फ्रॉम म्यांमार इनटू द इंडियन टेरिटरीज। और इसीलिए आप जिस देखते हो तो ओपन बॉर्डर जो है तो दे प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल, और वहां पे आप बॉर्डर सिक्योर कर भी नहीं सकते हो। कारण बड़ा सिंपल सा ये है कि ज्योग्राफिकली इट्स नॉट वाइबल फॉर अस टू क्रिएट दी क्लोज बॉर्डर ओवर देयर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है। नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट क्लियर हुआ।
अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है अकोमोडेशन वाला जो है, तो उसमें हम गोवा और सिक्किम की भी कहानी आपको बता देंगे। तो उसमें लास्ट टॉपिक में वो दोनों जो बॉक्स वाली डिटेल्स है वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां हमारी कहानी जो होती है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे कंप्लीट होती है। फाइन, इसके आगे आपको अगर किसी प्रकार का कोई कंटिन्यूशन, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कंटिन्यूशन वाली, तो मैं आपको वहां करेक्ट करवाते चलूंगा। जो आपका पार्ट 2 रह रहा है वो भी आ जाएगा, घबराना मत, ठीक है। तो पार्ट 2 उसमें कवर कर लूंगा। थोड़ा सा गैप इसलिए क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा क्या है, उसमें कंटेंट में और रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल और वो टॉपिक है। तो अब क्योंकि जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 370 हट गया, तो उसको स्पेशल स्टेटस के पर्सपेक्टिव से वो सारी चीजें, तो ऐसा बताऊं कि वो क्रक्स पूरा रहे। फाइन, तो वो सारा एक साथ दे दूंगा मैं, फिर वो मर्ज होगा जब, तो आपको और एक साथ अच्छे से पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ? फाइन, तो अभी के लिए आप क्या करते हैं, लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, आईआईटी जेईई नीट यूजी 9, 10th 11, 12th इन क्लासेस के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अनसेट अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो कि कब होना है, जो कि 8 अक्टूबर को हो गया। 15 को एक और मौका है आपके पास में, दिस इज द लास्ट चांस फॉर द ईयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में ये अनसेट वापस आएगा, जहां पे इफ यू आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस, यूरो स्पेस सेंटर जाने का मौका मिलेगा। All what you are required to do is to use the code दिगराज, DIGRAJ दिगराज। इस कोड के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो इस एग्जाम में, और इस एग्जाम में एनरोल कर आप टॉप रैंकर्स ग्रुप में आते हैं तो यूरो स्पेस सेंटर जाने का, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में आते हैं तो आपको डेडिकेटेड टीम जो है मेंटर्स की वो गाइड करेगी, ठीक है। एंड यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप। एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, ठीक है। आप ऑफलाइन जाकर भी दे सकते हो, ऑनलाइन घर से भी दे सकते हो, ठीक। तो इस एग्जाम में एनरोल करते हैं आप अगर, तो यू विल गेट ऑल दीज बेनिफिट्स। उसके अलावा आई टीच फॉर क्लास 9th and 10th ऑन अनअकैडमी प्लस। 9, 10th के लिए पढ़ाता हूँ। ये बैच जो है ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सारा सब कुछ आपका कवर होगा। 30 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, उमंग बैच। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 9, 10th के बच्चे अगर देख रहे हैं, तो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हो, तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच। फाइन, सो लेट अस कंक्लूड ऑल दीज थिंग्स ऑन दिस नोट। अभी के लिए यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, together we can, we will. Thank you very much.